नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। बजट पर चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा हमारी लगातार जारी है क्योंकि यहाँ पर चर्चाएं बहुत जरूरी है। चर्चाओं से ही परिणाम निकलते हैं, चर्चाओं से समीक्षा होती है कि आखिर बजट कैसा है। बजट आ चुका है और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ऐसा बजट पेश किया गया है, कहा गया है कि ये बजट सभी वर्गों के लिए है। इस बजट पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूं। यहाँ पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव पर पक्ष रखेंगे और आर्थिक समीक्षक के रूप में हमारे साथ मौजूद है जावेद खान, जो कि बताएंगे कि बजट में आखिर है क्या और एक सही समीक्षा इस बजट की अब की जाएगी जावेद भाई के माध्यम से। आप दोनों मेहमानों को इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जावेद भाई, कैसे देखते हैं बजट को और इस बजट के परिणाम क्या होने हैं? क्योंकि बजट होता है, उसके जो परिणाम होते हैं वो निश्चित रूप से दूरगामी माने जाते हैं। कैसे देखते हैं? बजट ही का जो आकार है बहुत ही बृहद और बड़ा है जी। 45 लाख करोड़ रुपए की बजट पेश किया गया जी। और ये एक लंबी दूरी और विजनरी इसमें है, जिसमें एक हिस्सा जो है मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर जी। पे सर्वे के आकलन पे निर्धारित किया गया है। जी। दूसरा 2023 और 30 तक के लिए कहाँ से इसके रेवेन्यू और इनपुट है उसका भी काफ़ी एक क्लियर आकार दिया गया है। जी। बजट का जो आकार है 5 ट्रिलियन के तरफ का इशारा है और इसमें सारे वर्गों को और समाज के कमज़ोर और आदिवासी और नौजवान और महिलाओं तक को भी कवर किया गया है। इस बजट में ख़ास बात जो है पहलू है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर है और उसके आईटी, एग्रीकल्चर में एक बड़ा जो है नई चीज़ देखने को मिल रही है, जिसमें किसानों के लिए और ख़ास तौर से जो उसमें डिजिटल की बात कही गई कि डिजिटाइजेशन से यानी डिजिटलकरण से बहुत ही आसान होगी इनके काम करने के लिए। किसान मंडियों में अपने बाज़ार को अपने डिजिटल व्यवस्था का लाभ ले सकेंगे। हेल्थ सेक्टर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई, जिसमें 157 मेडिकल कॉलेज और उसमें नर्सिंग के कॉलेज का व्यवस्था की जाएगी। फिशरी में बजट का एक आयाम देखने को मिला है, जहाँ पे एक रिसोर्स डेवलप किया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नए सेंटर खोले जाएंगे और स्किल सेंटर के लिए जो है 100 से ज़्यादा सारी 30 सेंटर खोले जाएंगे, जिसमें हमें पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें एक स्किल मैन पावर की ज़रूरत है। और साथ ही साथ मेक इंडिया के लिए और उसमें जो है 3 सेंटर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में बजट को बढ़ाकर 79,000 करोड़ की गई है, जो सरकार पहले से भी कहती रही है कि हर आवासहीन को आवास देने की व्यवस्था का सरकार का कमिटमेंट दिखा इसमें। साथ ही साथ 5G के रिसर्च के लिए 100 न्यू लैब्स स्थापित किए जाएंगे। 10,000 करोड़ की व्यवस्था नगर विकास में है। डिफेंस का डेफिनेटली हर बार की तरह इस बार भी जो है उसका बजट का आकार बड़ा है। सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश की है और जैसे कि बजट का जो स्लैब है उसमें लोगों को रियायत दिया गया है और साथ ही साथ उसमें जो उनके अपने चुनावी आने वाले जो समय में कुछ राज्यों में है, उत्तर प्रदेश में निकायों की चुनाव हैं, इसको भी ध्यान में रखा गया है। क्वेश्चन ये है कि इतने बड़े आकार का अनुमान जीडीपी 7% कैसे हासिल किया जाएगा? क्या बात है? इसमें जो है सर्वे दर्शाता है कि ये डिपेंड करता है कि अप्स एंड डाउन्स जो सिनेरियो हैं उसमें अगर चीज़ें साथ दी तो अचीव किया जाएगा। जो बेस सर्वे है 6.1 यानी आप कह सकते हैं कि उसने आईएमएफ ने उसको माना है और 6.5 से 7 तक की बात अचीव करने की बात जो है इस बजट को रिफ्लेक्ट करता है। ये आने वाले जो पैसे हैं, जो संसाधन हैं, जैसे कि जीएसटी का रिकवरी है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि डिजिटल माध्यम से और जो इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर
एक यहाँ पे बात आपको बताना ज़रूरी होगा कि 2019 में पार्लियामेंट एक्ट से एक फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की एक बुनियाद लाया गया था, जिसके बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट जो है देखने को मिले हैं। गुजरात में फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल अथॉरिटी बनाई गई, जिसमें कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उसको समाहित करके और अक्रॉस द बॉर्डर डिजिटल निवेश की बात इसमें हुई है। और ये जो ये कह रहा है कि इससे जो है दूसरे प्रदेश और दूसरे शहरों में भी इसको ले जाया जाएगा, जिससे कि हमारी जो हेल्थ सेक्टर हैं, इंश्योरेंस हैं और जो एनटीपीसी जैसे संस्थाओं को इंटीग्रेट किया जाएगा, तो यहाँ से पैसे आएंगे। साथ ही साथ चाइना प्लस जो कंपोनेंट है, ये जो सर्वे कहता है कि चाइना प्लस जो कंपोनेंट है, एक चेन सप्लाई चेन में जो है इसका रोल भारत का महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ईज बिजनेस, इजी डूइंग बिजनेस, ये सारे जो कार्यक्रम हैं सरलता के साथ जो है ये विंडो प्रोवाइड की जाएगी, जिससे से अक्रॉस द बॉर्डर इसके जो हैं रिकवरी और इन्वेस्टमेंट के ज़रिए पैसे आ सकते हैं। ये सर्वे के जो नंबर्स और एट्रीब्यूट्स हैं वो इस बेस पे आधारित हैं कि ये अप्स एंड डाउन्स, जैसे कि आप पिछले 2-2.5 साल से आपने कोविड को एक फैक्टर माना है, जिससे वो निकल कर इतने बजट का आकार आया है, तो क्या सिचुएशन डिमांड और सप्लाई की अगर बढ़ती है तो बेहतर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चैप्टर में एक महत्वपूर्ण आयाम जुड़ा है, जो ओडीओपी की वकालत और वजाहत करती रही है पिछले 6 साल से ये सरकार। इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं और इस वजह से भारत सरकार ने मेरे समझ से इसको भारी भरकम रकम देकर और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। यहाँ पर जो आदिवासी के लिए कश्मीरी ट्राइबल जो एरिया हैं वहाँ पे भी उसको टच किया गया है। तो मुझे समझ में आता है कि बहुत ही एक हिस्सा इसका मेच्योर लेवल पर है, जो दूसरा हिस्सा है जिसमें हम डेफिनेटली वो अनफोर्सीन फैक्टर्स होते हैं, जिसके बारे में अभी कुछ कहना बेहतर नहीं होगा। लेकिन ये डेफिनेटली जो है ऑप्टिमिस्टिक है, ग्लोबल इकोनॉमी पे बेस्ड है और ये सारे आंकड़ों को देखते हुए ये 2047 तक, यानी हमारे 100 ईयर जब हमारे पूरे होंगे आज़ाद भारत के, तो एक तस्वीर पेश की गई है। डेफिनेटली होना चाहिए, सरकार 5 साल की समीक्षा करती है, हर साल की करती है, लेकिन एक पहली बार रोड मैप है। डेफिनेटली ये देश को कहीं अग्रिम श्रेणी में ले जाने की बजट अपना रुख दिखा रहा है। विवेक श्रीवास्तव भाई, आपकी क्या राय है? और जिस तरह से जावेद भाई ने यहाँ बताया है कि बजट बहुत बेहतर है, पर कहने के विपक्ष पे बहुत आरोप लगा रहा है कि बजट बेकार है, कोई काम का नहीं है और निश्चित रूप से केवल छलावे वाला बजट। देखिए गौरव जी, विपक्ष बजट पेश होने से पहले से ही निराशाजनक बातें कर रहा था और इस बजट से भी विपक्ष निराश इसलिए है, उसको अपने लिए कहीं कोई संभावनाएं नहीं दिख रही है। मोदी 2 सरकार का एक अंतिम पूर्ण बजट है, ये भारत को विकासशील देश से विकसित देश के रोड मैप पे लेके चलने वाला है। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य की ओर देश को लेकर के बढ़ चलने वाला बजट है। गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, उद्योगपतियों, सबका ध्यान रखा गया इस बजट में। गांव की दशा कैसे सुधरे, गरीब के घर में चूल्हा कैसे जले। पूर्ववर्ती सरकारों में आपने बहुत सुना होगा कि आज वहाँ भूख से मौत हो गई, आज वहाँ भूख से मौत हो गई। कोविड जैसी वैश्विक आपदा के समय भी हमारी सरकार ने किसी भी व्यक्ति को भूख से मरने नहीं दिया और उस योजना को हम अगले 1 साल तक के लिए एक्सटेंड करने जा रहे हैं, जिससे गांव में गरीब के घर का चूल्हा जल सकेगा, शहर में भी गरीब के घर का चूल्हा जलेगा। कहीं से भी कोई मंदी की मार, कहीं कोई उसके सेवा में कटौती की मार उसके दैनिक दिनचर्या पर नहीं आएगी। उसके बच्चे ठीक से खा के भरपेट सो सकेंगे। ये लोक कल्याणकारी बजट है।
इस बजट में लोग के कल्याण की भावना है। इसी तरह से धरती का कल्याण हो जी उसके भी चिंतन इस बजट में किया गया है। जी 1 करोड़ किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए के साथ साथ प्राकृतिक बहुत बड़ी ये बात बहुत खेती बहुत को बहुत बेहतर यहाँ पर प्रोत्साहित करने एक का कदम प्रावधान उठाया गया बजट है। में किया गया मोटे है। अनाज के लिए यहाँ पर संस्थान बनाया गया जिस है। तरह से जमीन जी। जिस तरह से हमारी मट्टी का जमीन का स्वास्थ्य उर्वरकों से जी। पेस्टिसाइड से खराब हो रहा है, जी जमीन हमारी मर रही है, जी उस जमीन को कैसे पुनर्जीवित किया जाए, उसकी उर्वरता कैसे बरकरार रहे, जी किसानों को लक्ष्य करके, जमीन की शक्ति को लक्ष्य करके जी। ऐसा प्राकृतिक बजट जी। पहली बार निर्मला सीतारमण जी के जी। द्वारा ये पेश किया गया, जिसमें प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ावा देने की बात है। और ये कहीं न कहीं इसके पीछे हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन अच्छा। लोक भारती की महत्व भूमिका है। अच्छा। लोक भारती हमारा इस तरह का बहुत दिन से इस तरह की प्राकृतिक खेती पे काम कर रही है। जी। उसके प्रकाश में कह लीजिए, उसके प्रेरणा से भारत सरकार इस बजट में इस तरह का प्रावधान करने को उद्यत हुई है। इसका श्रेय लोक भारती को भी जाता है। फिर ये विपक्ष के आरोप लगा रहे हैं। डिम्पल यादव का बयान है, जब भी मैनपुरी सांसद बनी है उनका बयान भी आया है। उन्होंने भी कहा है कि यहाँ पर जो बजट आया है कहीं ना कहीं वो बजट बड़ा निराशा वाला है और बजट का कोई मायने नहीं है। देखिए, विपक्ष में सबसे अच्छी प्रतिक्रिया आई है मज़ेदार तेजस्वी यादव की। उन्होंने कहा ये बजट नील बटे सन्नाटा है। अब उनकी मार्कशीट में अगर नील बटे सन्नाटा लिखा है तो उनको हर तरफ नील बटे सन्नाटा नजर आता है जी। अब उससे आगे जब उन्होंने ना पढ़ाई की ना उससे ज़्यादा कभी वो नंबर पाए हैं। अच्छा। तो जो जिसका जो बुद्धि विवेक, जिसका जो मानसिक स्तर होगा उसको बजट उसी तरह से दिखेगा। जैसे जावेद जी आर्थिक समीक्षक हैं, उन्होंने इसकी एक बहुत गहन समीक्षा की जी। और देश से लेकर के दुनिया के पैमाने तक इस बजट की जो क्या भूमिका हो सकती है उसका ऊपर चित्रण किया। तो जिसका जो ज्ञान होगा वो उसी तरह का बात करेगा। अच्छा। तेजस्वी यादव ने तो इसको नील बटा सन्नाटा बोला है। अब मुझे यहाँ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं कि आप भी जानते हैं तेजस्वी यादव की शैक्षिक योग्यता क्या है, जावेद जी भी जानते, सब लोग जानते हैं। अब उनसे इस शब्द के आगे की उम्मीद आप क्या कर सकते हैं। इसी तरह डिम्पल जी का है। डिम्पल जी एक घरेलू महिला हैं, अखिलेश भैया की पत्नी हैं। इससे ज़्यादा उनका कोई राजनीतिक अनुभव है नहीं। अच्छा। अब उनसे इससे ज़्यादा हम बजट पे टिप्पणी की क्या अपेक्षा कर सकते हैं। अच्छा। तो इसी तरीके से जो लोग जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं उनके अपने स्वयं के बुद्धि विवेक का परिचायक है। अच्छा। जो इस बजट को देख पा रहा है, जो आर्थिक जगत से कुछ वाकिफ है और इस बजट की जो भविष्य की जो योजनाएं हैं जिसको उसकी समझ है वो इस पर टिप्पणी दे पाएगा। इस तरह से 2047 तक का नक्शा खींचा गया है और कैसे भारत को विकासशील देश से विकसित राष्ट्र बनाना है, उस ओर ले जाने का लक्ष्य है। किस तरह से भारत आज दुनिया में एक शक्ति के रूप में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है, उस दिशा की ओर लेकर के बढ़ चलने वाला बजट है। महिलाएं, हमारी आधी आबादी किस तरह से आर्थिक रूप से मजबूत हो, महिलाओं को बचत में कैसे लाभ मिले, उसकी योजना इस बजट में है। इसके अलावा मध्यम वर्ग जो सबसे परिश्रमी वर्ग है, जो मेहनत करता है और परिश्रम भी करता है और सरकार को बहुत बड़ा योगदान है उसका टैक्स के रूप में, उस वर्ग का भी ध्यान रखते हुए 5 लाख की स्लैब को बढ़ाकर के 7 लाख कर दिया गया है। और आगे के भी टैक्सेशन स्लैब इस तरह से रखे गए हैं जिससे किसी के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े। ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं जी। हमारे साथ नेता सपा विवेक पांडे जुड़ चुके हैं। विवेक भाई, आप लोग बोल रहे हैं बजट खराब है, डिम्पल यादव का बयान भी आया, अखिलेश यादव बोल चुके हैं निराशा है बजट में, और बीजेपी अब तक जब तक जितने बजट लेके आई है केंद्र सरकार में मौजूद है तो कहीं ना कहीं बजट केवल निराशा वाले है और इस बार बजट में कुछ नहीं है। जबकि बीजेपी के हिसाब से बात करें तो बीजेपी कह रहा है कि यहाँ पर हम गरीबों के लिए अन्य योजना लेके आए हैं, उसको बढ़ा दिया है, किसानों के लिए लेकर आए हैं, उद्योग धंधों के लिए लेके आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बजट बहुत बेहतर बजट है और विपक्ष के ऊपर केवल मुद्दा ही नहीं है, इसलिए वो किसी न किसी बात पर निराशा का भाव प्रकट करते रहते हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले तो मंच पे उपस्थित पैनलिस्ट को धन्यवाद देते हुए आपकी बातों को अनुमोदन के साथ रखने की अभिव्यक्ति चाहूंगा। देखिए, 2020 में भी एक बजट आया था, गौरव भाई आपको याद होगा जी, जिसमें कि सरकार ने नई टैक्स की व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें टैक्स के स्लैब को कई भागों में बांटा गया था और सारे डिडक्शन हटा दिए गए थे उसमें। लेकिन उस समय भी मोदी सरकार की ये व्यवस्था लोगों को नहीं पसंद आई थी और सैलरीड क्लास ने इस व्यवस्था पे भरोसा न करते हुए जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी उसी पे सबसे ज्यादा भरोसा जमाया था। और सबसे बड़ी बात, एक्सपर्ट के अनुसार देश में 7 करोड़ जो टैक्स देने वाले लोग हैं उसमें से 5 लाख लोगों ने ही उस व्यवस्था को चुना था। और आप
आपको ये बात समझनी पड़ेगी। 5 से 7, 7.5 लाख तक का जिन्हें 10% का टैक्स देना होता है, अब की शायद इन लोगों ने बजट में उसको 7 लाख पे एग्जेम्प्टेड किया है। तो आपको इस सरकार की कार्यप्रणाली का अगर अनुभव हो, जब ये सरकार बजट पेश करती है, जब ये सरकार पुरानी टैक्स की जो नियमावली है उसको हेर फेर करती है, उसमें बदलाव संशोधन करती है, इस देश में महंगाई बढ़ती है। अच्छा। इस सरकार ने अब तक जितने बजट पेश किए हों इस देश को लेकर के, मुझे लगता है हर बजट के बाद महंगाई इनकी बढ़ती गई है। अच्छा। अब बड़ी बड़ी जिम्मेदारी के साथ तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस बजट को बनाते समय क्या हिडेनबर्ग की उस रिपोर्ट को भी आधार बना करके बजट बनाया गया क्या, जिसने अडानी कंपनी के छक्के छुड़ा रखे? मैं यही सोच रहा था देश को हिडेनबर्ग का आप जिक्र कब करेंगे? जी हाँ, नहीं मैं आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ, क्योंकि भाई हिडेनबर्ग का जिक्र तो सरकार को करना चाहिए। अगर देश की अर्थव्यवस्था पे या इस देश की सरकार की आर्थिक नीतियों पे कोई संस्था सवाल उठा रही है तो इस सरकार को सामने आकर के कम से कम स्पष्टीकरण देना चाहिए था। भाई ये जो रिसर्च आई है सामने, उसमें सबसे बड़ी बात है कि आज तक के जितने प्रधानमंत्री इस देश में हुए, 2014 में 56 लाख करोड़ का कर्ज था जब मोदी सरकार आई थी, आज वो 139 लाख करोड़ है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जीएसटी और सरकारी कंपनियों को जो बेच करके पैसा कमाया, वो पैसा कहाँ गया? एलआईसी जैसी स्वायत्त जो सरकारी निगम थे, एलआईसी जैसी कंपनियों का पैसा उठा करके अडानी की कंपनियों में निवेश क्यों किया गया? और आज जिस तरीके से अडानी की कंपनियों के वैल्यूएशन गिर रही है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, क्या इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ये बजट ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये बोझ भी आम जनमानस के जेबों पे पड़ने वाला है? मैं इसका सवाल का जवाब चाहूंगा। दूसरी बात, जो इन्होंने 7 लाख तक के एग्जेम्प्टेड नए डिजाइन को, फॉर्मूले को लागू किया, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इसके बाद भी इस देश में महंगाई बढ़ने वाली है? जो योजनाएं इनकी कागजों पे आती हैं, वैसे जैसे इन्होंने पीएम आवास योजना में बजट बढ़ाने का काम किया है, मुझे लगता है 60% की 63% तक उसको कर दिया गया है। और इस तरीके से अन्य क्षेत्र, इसको भाई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम महंगे किए, सस्ते कर दिए इन्होंने, इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल सस्ती हो जाएंगी, सिगरेट महंगी हो गई है। चलिए अच्छी बात है, ये मैं इस कदम का स्वागत करता हूं कि आपने नशे को थोड़ा सा नियंत्रित करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा ड्राई स्टेट जैसे आपका गुजरात, वहां तो शराब की सालाना बिक्री जो है, मुझे लगता है जहां पे लीकर अलाउ हुआ उससे भी ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं ये बजट अभी भी कम से कम संशय के दायरे में है, क्योंकि आर्थिक रूप से मध्यम वर्गीय लोगों के लिए ये सरकार इस बजट को डिजाइन करके नहीं लाई है। इसको जिम्मेदारी के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर इनकी बजट की नीतियां इतनी बढ़िया होती तो पिछली बार जब इन्होंने 2020 के बजट में टैक्स में स्लैब में बदलाव किया तो 5 लाख लोगों ने मात्र उसको क्यों चुना? अच्छा, आप उद्योगपतियों को, आप मध्यम वर्गीयों को समझाने के लिए हमेशा फेल क्यों हो जाते हैं? मेरी समझ ये नहीं आता कि क्या कारण है कि मोदी सरकार की नीतियां कागजों पर तो वाहवाही समेटने के लिए बढ़िया है, लेकिन जब जनता तक वो नीतियां पहुंचती है तो जनता उनको नकार दे रही है। अच्छा। और बजट की बात जहां तक करेंगे, बजट बिल्कुल अच्छी बात है, बजट हर सरकार पेश करती है, ये कोई नया कीर्तिमान नहीं रचा जा रहा है। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस पूरे बजट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको फिर आपका ध्यान वहीं आकर्षित करूंगा। सरकार ने इस पूरे बजट में बैंक प्रबंधन में सुधार के लिए कई कानूनों में संशोधन किया जाएगा। अगर आप बजट पेश कर रहे थे तो ये संशोधन आपको करके लाना चाहिए था ताकि उस पर चर्चा होती। अब ये संशोधन किया जाएगा कि अडानी की कंपनियों को किस तरीके से क्लीन चिट दी जाए, अडानी की कंपनियों को किस तरह जांच के दायरे के बाहर रखा जाए, उस तरह के कानून बैंकों से रिलेटेड इस पे बनाए जाएंगे। तो हम नहीं भरोसा कर सकते हैं सरकार की नीतियों पे। कारण है उसका, आम जनमानस के पीपीएफ के पैसे आपने कभी उठा करके डीएचएल में लगा दिए, आपने कभी यूपीपीसीएल के पैसे उठा के डीएचएल जैसे ग्रुप को दे दिया, कभी आपने उठा करके एलआईसी के पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। भाई अडानी ही क्यों? अडानी ही क्यों? इस देश में बजट पेश करने का समय, टाइमिंग बड़ी मैच करती है गौरव भाई, समझिएगा, किसी भी चीज की टाइमिंग बड़ी मैच करती है। ये बजट ऐसे समय में आया है जब हिडेनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है, तो कहीं ना कहीं टाइमिंग भी क्लैश करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर साल बजट पेश नहीं किया जाता, लेकिन टाइमिंग मैटर करती है। इतना आनंद फानंद में जो बजट लाया गया है, मुझे लगता है थोड़ा इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, अर्थशास्त्रियों की राय लेनी चाहिए थी, विपक्ष को भी भरोसे में लेना चाहिए था। भाई बाकी सरकारें तो ये करती आई हैं, क्या कारण है कि आज आप किसी चर्चा भी नहीं करना चाहते? और अगर आप कहते हैं बैंकों से जुड़े कानून बनाएंगे, कब बनाएंगे भाई?
कब बनाएंगे? आपका कानून मंत्रालय क्या कर रहा है? आपका कानून मंत्री क्या कर रहा है? कानून बना के क्यों नहीं लेके आया? ये तो आपने वो हवाई जुमला फेंक दिया कि कानून बनाएंगे, आपके कानून के चक्कर अच्छा में विवेक, अच्छा इतिहास में विवेक सबसे भाई, ज्यादा एनपीए इस सरकार के कार्यकाल में हुआ है। विवेक पांडे भाई, यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं कि बजट सरकार का है, अडानी अंबानी का थोड़ी ना है। बार बार अडानी अंबानी का आप नाम ले रहे हैं, ये क्या दिक्कत है भाई आपको पूंजीपतियों से? वो पहले तो ऐसा रहा नहीं। मैं तो यही सुनना चाहता हूँ, और ये मैं चाहता हूँ कि ये बजट जो है आम आदमी के लिए हो, आम आदमी के लिए हो, या अडानी अंबानी के लिए बजट ना हो। लेकिन बात सुन लीजिए, बात जब इस बजट को देखता हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें संशय इसलिए लगता है कि जैसे 9 लाख वाले को 45,000 भुगतान करना होगा, या आय का 5% होगा। भाई मैं कहता हूँ आप 1.5 से 2 लाख जो पुरानी प्रक्रिया थी उसको लागू कर दीजिए। जी आप जब भी टैक्स का छूट आते हैं तब तो कहीं ना कहीं जा करके इस देश में महंगाई बढ़ जा रही है। अच्छा, आप अपनी ही देख लीजिए नीतियां, जब से आपकी सरकार आई, आपने जितनी बार बजट पेश किया, जितनी बार आपने टैक्स में एक्सटेंशन दिया है, इनकम में एक्सटेंशन दिया है रिबेट और सब्सिडी के अकॉर्डिंग, उतनी बार तो इस देश में महंगाई बढ़ गई। आप कभी खाद्य पदार्थ पे बढ़ा देते हैं, कभी डीजल तेल महंगे कर देते हैं, क्योंकि आपको कहना है कि आपको सेस वसूलना। तो मुझे लगता है कि बजट बनाते समय, और सबसे बड़ी बात, इस पूरे बजट में आप मुझे बताइए न्यायपालिका के लिए क्या रखा है, पत्रकारों के लिए क्या रखा है, स्वायत्त पत्रकारों के लिए क्या रखा है? भाई बजट में कहीं भी मुझे न्यायपालिका को लेकर के तो कुछ दिखाई नहीं देता। न्यायपालिका का बजट क्या है, जरा वो भी मुझे स्पष्ट करना चाहिए था। ठीक है। और भाई जवाब दीजिए, जिस तरह नौकरियों की विवेक पांडे जी जवाब लीजिए, बोलिए। जी बोलिए विवेक भाई। मैंने कहा कि विपक्ष शुरू से निराशा के भाव बता रहा है, और विपक्ष बहुत निराश है इस बजट को लेकर के। ये निराशा विपक्ष को कुछ इसलिए भी कि विपक्ष को इसमें अपने लिए कुछ खास नहीं दिखा। विपक्ष को आपत्ति है, लेकिन आपत्ति बजट के किन बिंदुओं पर है वो बताने में विपक्ष असमर्थ है। प्रधानमंत्री आवास की संख्या बढ़ाई गई जा रही है, उसमें बजट बढ़ाया जा रहा है, क्या विपक्ष को उस पर आपत्ति है? क्या गरीबों को मुफ्त राशन साल भर के लिए बढ़ाया गया, क्या उस पर आपत्ति है? क्या प्राकृतिक खेती की ओर जो 1 करोड़ लोगों को प्रोत्साहित करने की बात हो रही, क्या उस पर आपत्ति है? क्या विश्वकर्मा योजना से आपत्ति है? क्या जो 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर बनाने की बात हो रही उस पर आपत्ति है? तो विपक्ष को जो आपत्ति है, सदन में चर्चा का पूरा तरह अवसर मिलेगा। ये कहना कि बजट बहुत जल्दी में लाया गया, हास्यास्पद सी बातें विवेक पांडे जी की। बजट इसी समय आता है। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट से बजट आने के संबंध का कोई विषय नहीं है। अब रही बात हिडेनबर्ग की रिपोर्ट पे जांच, वो आप पढ़िए, आप प्रत्यावेदन से जांच कर लेंगे, उसके लिए सरकार आप पढ़ते रहिए। वो कह रहे आप पढ़ते रहिए, बोलते रहिए। मैं बस यही तो इनकी नीति है कि आप विपक्ष की और जनता की आवाज और भावनाएं नहीं समझेंगे, आप केवल मनमानापन करेंगे। आपने देखिए इनके शब्द समझिएगा, इनके शब्दों को देखिए, आप पढ़ते रहिए, हमारे कान पे जू नहीं रेंगने वाला। मैं तो आपसे बड़ी जिम्मेदारी से एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे दीजिए। महिलाओं को बचत योजनाओं में लाभ दिया जा रहा है, आप किस पे आपत्ति? आप बताइए कि बजट के किस प्रावधान अरे कौन सा पे एहसान क्या कर रही आपत्ति सरकार? है? पहले भी ऐसी योजनाएं बनती थी। मैं तो आप सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे फिर दीजिए। आप बजट को क्रिटिसाइज कैसे कर रहे हैं? आप बताएं। मैं पूछ रहा हूँ ना, जवाब दीजिए ना मुझे। बिंदु पे आपको आपत्ति है, अरे गौरव भाई, ऐसे डिबेट सदन में चर्चा में आई है, सुनते नहीं, सरकार चर्चा में आपको सुनेगी। आपने बोले उनको सुन लीजिए, बेबे भाई को सुन लीजिए भाई। देखिए, जिस भी बिंदु पे आपको बजट की आपत्ति है, आप कटौती प्रस्ताव लाए, आप कुछ भी लाएं, आप सदन में चर्चा में आए, उस पर चर्चा होगी। अभी पूरी चर्चा शेष है। अभी तो आज वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है, इस पर चर्चा होगी, चर्चा के बाद वही सदन बजट पास करेगा। आप ये कहने वाले कौन है कि हमारा भरोसा नहीं है? जिस सरकार को सदन का भरोसा है, प्रचंड बहुमत सरकार बन रही है, उसके भरोसा की बात करने वाले आप कौन होते हैं? तो जिस जवाब दे दूं? सदन को जनता का भरोसा है, जिस सरकार को सदन का भरोसा है, उसके भरोसे पे आप टिप्पणी कर रहे हैं। अरे आप तो ये बताइए कि आपको बजट के फला प्रावधान पे आपत्ति है, उस पर कटौती प्रस्ताव लाई, संशोधन प्रस्ताव लाई है, सदन में चर्चा भी आई, सदन उसको स्वीकार करेगा या खारिज करेगा। ये आप बजट निराशाजनक है, बजट निराशाजनक है। एक आपके पार्टी के रिश्तेदार है, वो कह रहे बजट नीलवटे सन्नाटा है, खुद उनकी योग्यता नीलवटे सन्नाटा, वो बजट को नीलवटे सन्नाटा बता रहे हैं। अच्छा, जिनकी योग्यता नहीं वो इसको नीलबटे सन्नाटा बता रहा है, योग्यता नहीं है उनके पास, खुद उनके मार्क्स। अब मैं जरा जवाब दे दूं? बोलिए बेबी पांडे भाई, जवाब दीजिए भाई। नहीं, हाँ, अगर शांत हो जाए तो मैं जवाब दे दूं जरा। शांत हो गए। इस देश का 45 साल का सबसे बड़ा आर्थिक अपराध या स्कैम, सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला, योगी सरकार तब से चहेते करीबी
और योगी सरकार जिनके निर्देशन पे काम करती है, सॉरी मोदी सरकार जिनके निर्देशन पे काम करती है, मैं अपने शब्दों को संशोधित कर रहा हूं, मैं मोदी सरकार कह रहा था, योगी निकला क्योंकि उत्तर प्रदेश से है तो वो नाम आ गया। तो मोदी सरकार जिसके निर्देशन पे कार्य करती है, निवेशकों के 4.5 लाख करोड़ दांव पे हैं। और मुझे लगता है इतना तो ये बजट भी नहीं होगा, लेकिन इस बजट की जो टाइमिंग है गौरव भाई, मुझे लगता है सबसे पहले एक एसआईटी गठित कर देनी चाहिए थी, कम से कम अडानी की कंपनियों की जांच करने को भी लेकर के। अच्छा। लेकिन मैं इस बात पे थोड़ा सा आश्चर्यचकित होता हूं, काला धन लाने की दावे ठोकने वाली सरकार आज 45,000 करोड़ निवेशकों के, कर्मचारियों के दांव पे लगे हैं, उस पर बात भी नहीं करती। करोड़ का बजट है, कोई स्टेटमेंट नहीं, पढ़ के आया करिए बजट को, कोई बयान नहीं। विवेक जी पढ़ के आया करिए। देश का, ये देश की कर्मचारियों की मेहनत का, पसीने का पैसा कोई खराबी पैसा नहीं जो इनके राजनीतिक दल को चंदे के रूप में मिलता है। बजट का रोड मैप है ये। विवेक पांडे और कोई बात कर रहा है। कौन सा बजट पढ़ के आते हैं? श्रीवास्तव जी, विवेक पांडे और कोई बात कर रहा है, वो कह रहे हैं 45,000 करोड़ निवेशकों का डूब गया है। कहाँ डूब गया है? कहाँ डूब गया है? बताइए विवेक पांडे, कहाँ डूब गया बताइए भैया। अडानी की जिस दिन से हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, अडानी के, मुझे लगता है इनको शेयर मार्केट का अगर पता हो, अडानी के हर स्टॉक की वैल्यू गिर रही है। सुन लीजिए, चिल्लाने नहीं होता। देखिए गौरव भाई, इसलिए मैं कहता हूँ डिबेट का शालीनता से, टेक्निकल बातें हैं ना, सुन लीजिए ना, टेक्निकल मुद्दे हैं। वो कह रहा है हिडनबर्ग है क्या, वो कह रहा है हिडनबर्ग है क्या, देवेश श्रीवास्तव बोल रहे हैं। सुन लीजिए, मनरेगा पिछले साल 73,000 करोड़ का अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उनमें लगभग, भारत की संवैधानिक संस्था है, अरे सुन लीजिए भाई का चीफ है या चिल्ला रहे हैं भाई, आप चिल्ला लीजिए। अरे भाई बात चर्चा बजट पे हो रही है, बजट के प्रावधानों पे हो रही है। हिडनबर्ग क्या मैं बता दे रहा हूं, कौन सी संवैधानिक संस्था है? आप हिडनबर्ग के बारे में तो नहीं रुक जाइए, बता दो, जवाब दे दो, इनको नहीं पता वर्चुअल स्पिरिचुअल का अंतर इनको मालूम है, क्योंकि जो एजेंसी पहले वर्चुअल का अर्थ बकिया समझ के उधेड़ती आइए, है, फिर हिडनबर्ग की बात जो करिएगा। एजेंसी इनकी बकिया उधेड़ देती है, उसके बारे में इनको नहीं पता होगा। अरे हमें कोई बकिया, आज बजट पे जैसे चर्चा है, एडीआर है, बजट के किस प्रावधान पे आपको आपत्ति है, आप बताइए। आईएमई है, क्या मछली पालन पे आपको आपत्ति है? संस्था है, क्या पीएम आवास योजना के जो रुपए बढ़ाए जा रहे उस पे आपत्ति है? आर्थिक किस विषय मूल्यों पे पे, आपको आपत्ति आर्थिक है? विकास, आर्थिक नीतियों पे कर्नाटक में सूखे सरकार के लिए की 53,000 और बड़े-बड़े व्यवसायियों करोड़ के दिए जा रहे रिसर्च उस पे करती है। आपत्ति है, 5300 करोड़ रुपए। अरे सुन लीजिए भैया बताइए हिडनबर्ग, ना। अरे सुन लीजिए, स्टील प्लांट के लिए सुन लीजिए, 2200 करोड़ रुपए दिए पता जा है रहे उस पे हमारे आपत्ति देश है। में सुन लीजिए, आपके आप बताएं, कार्यकाल में आज काला राशन अध्याय में लिखा जा 15,000 चुका है, करोड़ रुपए का जो पैकेज दे रही सरकार उस पे आपत्ति है। आप बजट के प्रावधान को वो बताएं जिस प्रावधान पे आपको आपत्ति है। 80 लाख करोड़ को मैं बोल दूं अब चलिए वही ले लीजिए ना, जवाब ले रेलवे लीजिए। पर अरे जवाब ले 4 लीजिए लाख करोड़ भाई, रुपए खर्च हो रहे हैं। इनकी भाभी जी कह रही है भैया इन्हीं से करा रेलवे नहीं के लिए करो कुछ भाई, है ही नहीं है। नहीं कर पाऊंगा यार। अनिल जी ने बजट सुना ही नहीं, कहते रेलवे के लिए कुछ है नहीं है। चिल्ला रहे हैं यार, ये सरकार योजनाओं में को है, 75,000 इनको करोड़ समझ नहीं आ रही रुपए है, चिल्ला रहे हैं। आपत्ति है। विवेक भाई सुन कृषि लीजिए, क्षेत्र में बेहुदा खर्च के लिए 20 डिबेट लाख हो रहा है, करोड़ तो रुपए दिए कैसे जा रहे हैं, डिबेट होगी आपत्ति यार? है। विवेक आप टेक्निकल बताइए बात है। ना, विवेक श्रीवास्तव सुन बजट के लीजिए, किस इतना पैसा प्रावधान पे डुबवा दिया आपको सरकार आपत्ति ने। है? विवेक श्रीवास्तव ट्राइबल सुन इतना रिजर्व में पैसा 15,000 डुबवा करोड़ रुपए दिया, दिए जा उसके रहे बाद हैं। भी बेशर्मी की तरीके से मछली बताइए, पालन के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। आपको किस पे आपत्ति है बताइए ना। बोलिए बोलिए विवेक पांडे बोलिए। तो सुनेंगे तब तो बताएंगे ना। विवेक अरे श्रीवास्तव बैठ के करके बारे में भैंस विवेक को भाई कोई डिबेट डिबेट करवा करवा लीजिए। नहीं बता हो पाएगा। गया भावना मत भैया भाई, फर्जी की बातें कर रहे बोलिए, हैं, आपत्ति जाननी है, आपत्ति सुननी भी नहीं। अरे बोलिए, सुन विवेक लीजिए ना पांडे आपत्ति। बोलिए। आप प्रावधान किस मनरेगा में आपत्ति है? पिछले साल का इनका जो बजट 73,000 करोड़ था और उन्हें लगभग 17,000 करोड़ और उसमें जोड़ना था जी, और इसमें बकाया राशि भी इन्होंने शामिल नहीं करी है जो इस बार इनका बजट। और फिर इस साल के मनरेगा बजट में पिछले साल के खर्च का 1/3 हिस्सा और कम कर दिया गया। जी। तो बताइए क्यों किया गया? टेक्निकल आपत्ति ले लीजिए। अनुसूचित जातियों के विकास के लिए छाता योजना इनकी आ रही 7722 करोड़ थी जी, और उसके बनाम BE 23 जो इनका इस साल का बजट है वो 8710 है, 8,710 करोड़ है। जी। मैं पूछ रहा हूँ पिछले साल के बजट में कितना व्यय हुआ और इस साल इनका जो इन्होंने बजट में व्यय के बाद जो बचा था क्या उसको जोड़ करके 8,710 करोड़ ये दिखा रहे हैं। अच्छा, तो ऐसी बहुत सारी आपत्तियां हमारे पास तैयार रखी हुई है, लेकिन ये सुनना चाहेंगे, जवाब देंगे तब तो। मनरेगा पे ही जवाब देते कि 17,000 करोड़ जो जोड़ने की योजना थी उसमें बकाया राशि क्यों नहीं शामिल की गई भाई? 73,000 करोड़ आपने पिछली बार बताया था। चलिए भाई जवाब दीजिए, तो फिर मैं जावेद भाई को लेता हूं। बोलिए बेबी भाई, मेरी बात को मनरेगा जाए, पे जब बजट कोई भी पेश किया जाता है तो उसमें जो नीतियां, उसमें जो योजनाओं पे व्यय होता है, उसके बाद अगर मान लीजिए किसी आपने योजना में 10,000 करोड़ का बजट दिया, उसमें 3,000 आप खर्च कर पाए, तो वो 7,000 करोड़ और इस साल का नया बजट, क्या आप उस 7,000 करोड़ को जोड़ के नया बजट दिखा रहे हैं या उस 7,000 करोड़ पे ही नया बजट बना रहे हैं? इसको भी स्पष्ट कीजिए ना भाई, क्योंकि आपकी कोई भी योजना, कोई भी बजट, कोई भी आपके दावे अभी तक तो साबित नहीं हुए। करोड़ों नौकरियों की जगह आप लाखों पे बात करते हैं, आंकड़े आप लाखों के देते हैं।
तो मुझे लगता है कि आंकड़ों को जोड़ने की बाजीगरी आपके पास है, वो मुझे पता है, लेकिन आप इसको भी स्पष्ट कीजिए कि जो व्यय बचता है, डिफरेंस होता है, वो अमाउंट कहा जाए। विवेक भाई, ये बाजीगरी क्या होती है? बाजीगरी वो होती है जैसे कि इन्होंने देखिए अडानी के मुद्दे पे पूरी तरह मौन साध लिया है। अगर मैं कहता हूं चलिए कोई शिकायत आ भी गई, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती 43,000 करोड़ जो निवेशकों के हैं, भारतीय कर्मचारियों के पैसे हैं भविष्य के, वो केवल एक अडानी के नाम पे आप लुटा देंगे क्या? अच्छा, भारतीय निवेशकों में 43,000 करोड़ जिन लोगों के लगे हैं दांव पे, उनका भरोसा इस सरकार पे रह गया है क्या आर्थिक रूप से? आप बताइए ना। आर्थिक वित्तीय संकट झेलने वाली ये सरकार, अब इनके राजनीतिक चंदे का जरा खाता देख लीजिएगा। कोविड जैसे समय में तो सबसे ज्यादा चंदे भाजपा को मिले हैं। अच्छा। और उसके बाद लगातार इनके चंदों का ग्राफ बढ़ता ही गया। 63% इस देश का राजनीतिक दलों का सबसे हाईएस्ट चंदा इन्होंने पाया। तो मुझे लगता है कि अगर इतनी इनकी संपन्नता है, इतनी प्रभुता है अडानी की कंपनियों में, तो भाजपा अपने चंदों के पैसों को भी इन्वेस्ट कर देती डबल करने के लिए। अच्छा। लेकिन कर्मचारियों का पैसा दे दिया, अपने पॉलिटिकल पार्टी का पैसा इन्होंने नहीं दिया। अच्छा। उसको भी उजागर करिए ना जरा, क्यों नहीं दिया? अच्छा ठीक है, जवाब लेता हूं, जल्दी जवाब दीजिए, फिर जावेद अहमद भाई को लेता हूं। बोलिए। देखिए गौरव जी, विवेक जी बजट पे चर्चा नहीं करना चाहते। अच्छा। ये इस पे चर्चा से भाग करके अपनी भड़ास निकालना चाहते। भड़ास निकालना है। अच्छा। अभी अडानी से लेकर के चुनावी चंदे तक पहुंच नहीं चलिए भड़ास की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिनका भविष्य दांव पे, उनकी बात तो उठेगी ना। ये तो वो लोग हैं जो मलाई काट रहे बैठ के सत्ता में। लेकिन भाई आप हमारा काम इसलिए गरीबों का 43,000 करोड़ लगाए, उस पे बैठे आप उस लायक, जहां हम बैठे हम उस लायक। पांडे को कह रहे हैं कि क्यों डरते हैं विवेक पांडे, वो विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं हमने काम किया इसलिए हम सत्ता में बैठे हैं, आपने काम नहीं किया इसलिए आप बाहर बैठे हैं। क्या दिक्कत है? भाई अगर आपने किया होता 15 साल सत्ता में आप भी नहीं थे, आप वहां से बेदखल क्यों हुए? आप भी नहीं थे। एक बार बेदखल में 2 बार हुए। सत्ता में आप भी नहीं मानते हैं ना, निकम्मे थे, मानते हैं निकम्मे थे। काम किया ना, हमने काम किया, अपने काम के दम पे यहाँ तक आए हैं। हम अपने काम के दम पे आए हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ। आपको किसने रोका था? आपके भ्रम में फंस गई जनता और आप 43,000 करोड़ रुपए उठा के दे दिया। LIC को भी डुबोने पे लग गए हैं। LIC तो पूछ रही है, सवाल जवाब नहीं दे रहे हैं। बताइए, आप सत्ता में थे, आपको काम करने से किसने रोका था? तब तो आप चाचा भतीजे झगड़ा निपटा रहे थे। भैया एक बात सुनिए, 100 दिनों में गड्ढा मुक्त प्रदेश देने वाली सरकार 100 गड्ढे भी नहीं भर पाई है। आने में केवल 45 मिनट बजट बात करते करते गड्ढे पहुंच गए। ये बजट पे चर्चा नहीं चाहते। अपने योगी जी को बोलिए, लोग एसी से बाहर सड़कों पे गौरव जी, विपक्ष जो है निराश है, योगी जी को बोलिए इस बजट से बहुत हताश है। देखते देखते अपनी बातें छुपा रहे थे, उनसे कहिए कि लोक भवन के एसी से बाहर निकले और जरा गड्ढे भर दे, खड़े होकर भरवा दे। अब आप सोच लीजिए, जो मुख्यमंत्री कैसर बाग से मोती महल ही चले जाइए, लोग भवन से निकलने किसी कॉलेज तक चले जाइए, गड्ढों की हालत देख लीजिए। और सुनिए, कल कम से कम 3-3.5 घंटे का जाम लगा था उस रोड पे जी। और ये बात कर रहे हैं, एक गड्ढा नहीं बन पाया। बजट पे चर्चा हो रही है, पीडब्ल्यूडी पे चर्चा कभी कर लीजिए। ठीक है। हमारे साथ आर्थिक समीक्षा, ये पहली सरकार मैंने देखी जो, सुन लीजिए गौरव भाई, एक लाइन 10 सेकंड पर, ये पहली सरकार मैंने देखी जो सरकारी काम वाला है। अब इस काल का बजट है, विपक्ष को निराशा के अंधकार में डुबोने वाला बजट है। विपक्ष निराश है, हताश है। विपक्ष को इस बजट में कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बस ये चाहते नहीं कि सामाजिक न्याय हो। ये जानबूझ के न्यायपालिका की आने जाने वाले रास्तों को इतना इन्होंने उधेड़ रखा है, इतना जाम लगवाते हैं कि कोई वकील समय से ना पहुंच सके, पैरवी ना कर सके। ये भी एक रणनीति है न्यायपालिका के कारण से बाधा उत्पन्न निकलने के लिए सरकार पे कंटेम्प्ट का कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर FIR होनी चाहिए। थोड़ी देर में बॉर्डर स्कीम पे आ जाएंगी। अच्छा, बिल्कुल आऊंगा मैं, आराम जनता के मुद्दे उठाता हूँ भाई। आपकी तरह केवल अडानी अंबानी के बचाव में थोड़ी कर रहा हूं। बजट पे चर्चा है, काम है। यूपी पुलिस के जवान ने कल आत्महत्या की है, देखिए बजट पे चर्चा, बजट पे वो मानसिक अवसाद में था। ठीक है, हो गया, बात आ गई। अधिकारी का भी जावेद अहमद को लेंगे, जावेद अहमद की बात लेंगे। दवाइयां नहीं खाते क्या? पांडे भाई हो गया। जावेद अहमद भाई बोलेंगे। जावेद भाई, अभी आपने बताया था विशेष रूप से, थोड़ा अब और बता दीजिए कि सपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। जावेद भाई, ये बजट का जो आकार है बृहद है, 45 लाख करोड़ रुपए। और जो भाई हमारे सहयोगी इस पैनल में जो बात कर रहे हैं, उनकी जो आपत्तियां हैं, जो राजनीतिक आपत्तियां हैं, वो अपनी जगह पर है, वो सार्थक भी हो सकती है। इसके लिए बजट सत्र का जो है बड़ा लंबा दौर है, उसमें ये और भी चर्चाएं होंगी, खुल के आएंगी। उसके बाद ये 5 अप्रैल तक है। लेकिन कुछ उनकी जो बारीकियां हैं, जो उन्होंने पॉइंट आउट किया है,
तो मेरे समझ से ये चर्चा में आएगा और इसमें बहुत सारी चीज़ों में अमेंडमेंट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे मनरेगा का जो बजट है, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में है, और जो अभी 20 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है बजट में कृषि में। तो जो बार बार ये बात राजनीतिक पार्टियां ये उठा रही हैं कि किसानों से संबंधित जो एमएसपी की बात थी और भी वादे थे, तो डेफिनेटली ये उसका एक अहम बहस का मुद्दा है। मेरा ये कहना है कि सरकार अपने अपने समय में अपने बजट का आकार और उसको बनाती हैं, फिर साकार करने के लिए कोशिश भी करती हैं। नयापन में ये देखा जाता है अमूमन, और फिजिकल जो ग्रोथ है उस पर ज़्यादा निगाह रहती है। एक प्रोजेक्शन है कि ये मान लिया गया कि आईएमएफ ने कहा कि 6.1 इज़ द बेस लाइन, वहाँ से हम जीडीपी अचीव करेंगे। तो ये एक शुरुआत है और एक संभावित जो है आंकड़े रखे गए हैं। सारी परिस्थितियाँ अनुकूल रहीं तो ये चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। जो अनफोर्चुन जो फैक्टर्स हैं वो कंसीडर करने पड़ते हैं और हमें एक प्रोजेक्शन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। विश्व की 5वीं आर्थिक व्यवस्था के तौर पे सरकार इसको देख रही है और बजट में इसका प्रस्तुतिकरण हुआ है। खास तौर से प्रति व्यक्ति आय पे महंगाई है, महंगाई एक फैक्टर है, और ये भी है कि मिडिल मैन या जो खुदरा जो हमारा है रिटेल है, जो वो है उस पर किस हद तक ये लगाम लगाया जा सकता है। ये सारी बातों का डायरेक्ट असर जो है गोल और ऑब्जेक्टिव पर है। ये महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने हर वर्ग उसको देखा है, और जैसा कि उन्होंने कहा कि पत्रकारों के लिए इसमें व्यवस्था क्या है, और भी जो है जो एलआईसी से संबंधित है या हेल्थ से है। मुझे लगता है कि ये चर्चा में सारी बात कवर होगी, और जहां लैकिंग होंगी उसे जो सत्र में जो बहस होगा, जो डिस्कशन होगा। फिलहाल एक ओवरव्यू अगर देखा जाए कैसा बजट आपके हिसाब से? ओवरऑल 10 में से कितने अंक देंगे इसको? इसमें अंक की बात जो है, जो इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। अंक देने के लिए तो ये है कि इसकी और स्टडी की जाए, लेकिन संभवतः ओवरव्यू में ये देखा जा सकता है कि ये लोक लुभावना है, लोक लुभावन बजट है, वो भी एक फैक्टर है जैसा कि हमारे साथी कह रहे थे। लेकिन ये एक दूरदृष्टि का भी इसमें ख्याल है। अच्छा। तो जो यूथ है, महिला हैं, और जिनको अपने भविष्य को संवारना है, करना है, जैसे स्टार्टअप है, इसमें काफ़ी सकारात्मक है, और डेटा सेंटर की बात कही गई है। स्किल डेवलपमेंट डेफिनेटली एक बहुत बड़े मैन पावर की ज़रूरत है। हेल्थ सेक्टर, सारे सेक्टर में ज़रूरत पड़ती है। जितने इंफ्रास्ट्रक्चर का वृहद जो निर्माण होगा उसमें हर वर्ग के और हर तरह के लोगों की ज़रूरत है। तो स्किल डेवलपमेंट को काफ़ी तरजीह दी जा रही है पहले से ही। यूपीए ने भी इसको दिया था। आज हमें 8 साल में आप कह सकते हैं कि इसका एक नया एक आकार डेवलप हुआ है। तो बजट टेक्निकल, वित्तीय तौर पे और सामाजिक राजनीतिक तौर पे ये बैलेंसिंग है, और ये इसका जो मामला है खास तौर से जो महंगाई पर है, ये पैरामीटर हैं। अच्छा। और कहाँ से इसका धन उपलब्ध कराया जाएगा वो भी सरकार ने बताया है। तो ये सब मिला के ये है कि बजट तो ठीक है, लेकिन अचीव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बहुत बड़ी बात है। बे पांडे भाई, कमेंट दीजिए भाई। भाई देखिए, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से और शिष्टाचार के साथ इस बजट पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन एक बात भी होनी चाहिए कि जब आप कोई बजट लाते हैं तो पूर्ववर्ती बजट के लक्ष्यों में आपने कितना लक्ष्य हासिल किया उस पर भी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। भाई कई बार ऐसा होता है कि केवल बजट तो पेश कर दिया जाता है, लेकिन जिन लक्ष्यों के लिए बजट को पेश किया जाता है उन मानकों पे कभी चर्चा नहीं होती है। जैसे उदाहरण के बोलता हूँ, सरकार रेल से जनरल कोच करके कम करके एसी कोच बढ़ाने जा रही है इस बार। भाई जनरल कोच कम होंगे, एसी कोच बढ़ेंगे। तो आप मुझे बताइए, जो गरीब हवाई चप्पल पहन के हवाई यात्रा कराने के जिसको सपने दिखा गए, अब वो रेल में कैसे ट्रेवल करेगा भाई? अब आपने वेटिंग के नाम पे 50-50 रुपए के तो आप स्टेशन के टिकट बेच रहे हैं, और अब आप जनरल कोच भी कम कर देंगे, गरीब आदमी कैसे जाएगा, गरीब यात्रा कैसे करेगा? आपको लगता है कि ये बजट जो है ये एक आम आदमी के लिए बजट डिजाइन किया गया है? इसमें भी कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन करके अपने व्यापारी मित्रों को लाभ देने की पूरी नीतियां समाहित है। लेकिन हाँ, ये बात सही है, विस्तार से चर्चा होगी तो कई मुद्दे अभी खुल के सामने आएंगे। पांडे भाई
जरिए विवेक सिंह जी फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए गौरव जी, ये बजट दूरगामी बजट है जी। देश को विकासशील से विकसित देश बनाने के रोड मैप का बजट है जी। और ये दुनिया को दिशा दिखाने वाला बजट है। अच्छा। जिस तरह से G20 के माध्यम से आज देश दुनिया के नक्शे मजबूती से खड़ा है जी। आगे भारत कैसे एक आर्थिक शक्ति के रूप में डेवलप हो जी। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर ले जाने वाला बजट है जी। इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, जी। धरती तक की चिंता की गई है जी। ये सबको सुख देने वाला बजट है। जी। प्रतीक्षा करिए विवेक जी, जी। आपको भी इससे बहुत लाभ होगा। लाभ होगा विवेक, आपको लाभ होगा, मुस्कुराइए मत, आपको भी लाभ हाँ, होगा। अधिवक्ताओं के लिए, मुझे तो न्यायपालिका के लिए तो कुछ दिखा नहीं अभी तक, लाभ भले होगा जी। हर साल जैसे होता है। कहा तो आपके गड्ढे आपके लिए बनाए, आप जल्दी पहुंच ना पाए कोर्ट जाने के लिए, क्या तो हाँ, गड्ढे ही भरवा दे, इतना ही लाभ देते हैं कि गड्ढे भरवा दे, हम समय से पैरवी कर सके कि गड्ढे किए गए न्यायपालिका को यहाँ पर धीमा करने के लिए। खैर, मैं पूर्ण चर्चा में सहता हूँ। यहाँ पर जो सभी ने कहा, एक बात तो स्पष्ट है कि बजट तो यहाँ पर लाया गया, बजट के परिणाम क्या होंगे, जिस तरह जाबिर अहमद ने बताया है कि बजट दूरदर्शी है, दूरगामी है और परिणाम भी बेहतर होंगे, पर इसके लिए व्यवस्था कैसे होगी, इसकी क्रियान्वयन कैसे होगा, जो योजनाएं लाई गई उनका एक रूप से यथास्वरूप कैसे उतारा जाएगा धरातल पर, उसके लिए एक गहन चर्चा जरूरी है। हालांकि विपक्ष का जो काम होता है वो आरोप प्रत्यारोप का तो होता ही है। विपक्ष हमेशा किसी न किसी बात पर सरकार को घेरने का प्रयास करता है, पर कहीं ना कहीं एक बात तो स्पष्ट है कि अगर बजट में कहीं पर कोई कमी होगी तो उसको उठाना ही विपक्ष की भूमिका है और कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका को निर्वाह करना भी विपक्ष का एक काम है और इसकी जिम्मेदारी विपक्ष को भारत का लोकतंत्र देता है। तो कहीं ना कहीं अगर सही है तो समर्थन करिए और अगर गलत है तो विरोध करते रहिए, क्योंकि अगर विरोध नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो निर्वाह नहीं होगा देश की जनता के साथ, लोगों के साथ और हमारे देश का लोकतंत्र के साथ, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और सबसे बड़ी बात है कि बजट पर भी चर्चा होती रहेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि संघर्ष करते रहिए, बात उठाते रहिए और हम जैसे खबर बीचों का काम भी यही है कि चर्चा हम करते रहेंगे और आने वाले समय में और भी चर्चा होगी बजट पर। और बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।